नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज भिवानी अपडेट में आपके साथ एक मेडिकल अपडेट आयुर्वेद अपडेट आपके साथ जोड़ रहा हूं। मैं डॉक्टर कुमार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुड़गांव, दिल्ली और फरीदाबाद में अपने काउंसलिंग सेंटर चलाते हैं जो कि लाइफस्टाइल के ऊपर रहता है। और आयुर्वेद पे और नेचुरोपैथी पे बात करें तो 18 साल से उनकी पकड़ है। वो लगातार पेशेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं और मन से जो तकलीफ़ दूर होती है उनकी काउंसलिंग के साथ होती है, आपस में डिस्कशन रहता है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट रहता है। उनके साथ चर्चा करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से आज के दिन बीमारियों से जकड़ रखा है इंसान को और कैसे उन बीमारियों को दूर किया जा सकता है। नेचुरोपैथी की बात करें या आयुर्वेद की बात करें तो डॉक्टर कुमार से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर कुमार, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैंने समझाया, थोड़ा मैंने अपनी बात रखी, लेकिन एक बार आप भी अपना इंट्रो दे दें ताकि लोग ढंग से समझ पाएँ। मैं डॉक्टर कुमार 18 साल से प्राथमिक चिकित्सा, आयुर्वेद और होलिस्टिक हीलिंग्स में हम काम कर रहे हैं। इन 18 सालों में वैसे तो बहुत सी बीमारियों को हमने देखा, ट्रीट किया, लेकिन आजकल हम स्पेशली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बिकॉज दिस एरिया में हम काम करते हैं, दिल्ली एनसीआर स्पेसिफिकली, वहाँ लाइफस्टाइल की काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लाइफस्टाइल से जुड़े हुए काफ़ी सारे रोग हैं। तो आजकल हम स्पेसिफिकली लाइफस्टाइल पे, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, जॉइंट पेन्स हैं एंड मानसिक रोग, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इत्यादि पे काम हम मुख्यतः करते हैं। और हमारा जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली हॉलिस्टिक और ऑल्टरनेटिव बेस्ड है। डॉक्टर साहब, मैं बात करूँगा आज के दिन इंसान पैदा होता है तब से बीमारियाँ उसे आकर्षित कर लेती हैं। सबसे बड़ी बात आयुर्वेद की बात करें या कोई भी बीमारी की बात करें तो वो कहते हैं कि पेट से शुरुआत होती है बीमारी की, खाने पीने से शुरुआत होती है और उसके बाद पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। तो इसके बारे में क्या सोचना है और कैसे इसे कवर किया जा सकता है? आपने ठीक कहा, मुख्यतः बीमारियों के 3 कारण हैं अगर हम मॉडर्न या प्रेजेंट डे को देखें। सबसे पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है तनाव और तीसरा है पोल्यूशन। पोल्यूशन चाहे पानी का है, चाहे खाने पीने का है। इसमें 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पे शायद एक पोल्यूशन पे तो हम अकेले बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट शायद ना कर पाएँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा है तनाव, जिसमें सामाजिक तनाव है, मानसिक तनाव है। उसमें भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे हम काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सुबह हम रोड पे निकलते हैं, रोड खुदे हुए हैं या ट्रैफिक जैम से, वहाँ से तनाव होना शुरू हो जाता है। तीसरा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन पे इंडिविजुअल काम किया जा सकता है, बाकी 2 पे इंडिविजुअल हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो कारक हैं या जो फैक्टर्स हैं वो हमारे कंट्रोल से कई बार बाहर के होते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन में जो काम है वो हर इंडिविजुअल कर सकता है और न्यूट्रिशन ही बेस है, क्योंकि अगर आपके शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है तो आप बाकी के 2 कारकों को आराम से झेल सकते हैं। पोल्यूशन को भी झेलने की क्षमता आ जाती है और स्ट्रेस को भी जो है सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। न्यूट्रिशन भी पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक इसमें गिरावट आई है। उसके मुख्यतः 2 कारण हैं। अगेन, एक हमारे खान पान में बदलाव, जब से डाइट ग्लोबलाइज्ड हुई है तब से समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि डाइट के बारे में 4 फैक्टर्स मुख्यतः हम मानते हैं। एक डेमोग्राफी जहाँ हम रहते हैं उसके अनुसार हमें खाना खाना चाहिए, जो कि ग्लोबल डाइट प्लान में कहीं पर डेमोग्राफी का फैक्टर्स नहीं है। दूसरा हमारी एज है, एज के हिसाब से खान पान बदलना चाहिए, बदलता है। तीसरा पर्टिकुलरली हेल्थ कंडीशंस, कि आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपकी डाइट होना चाहिए। और चौथा है जेंडर, मेल की रिक्वायरमेंट्स कुछ न्यूट्रिशनल अलग हैं, फीमेल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। और एक मुख्य कारण जो पर्टिकुलरली है कि जो हम कई बार अवेयरनेस भी हमारे अंदर आ गई कि हमें क्या खाना है, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, लेकिन जो सोर्स है, जहाँ से सोर्स हो रहा है, जो फल हैं, सब्जियां हैं, जो क्रॉप साइकिल की वजह से जिस तरह से आजकल फसल उगाई जा रही हैं, एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, उन सब का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, उसकी वजह से जो हम खाना खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ वैसे कम हो गई हैं। और मुख्य तौर पर जो बीमारियों का कारण है वो न्यूट्रिशन में आई हुई कमी है। इंडिया में पहले आयरन की समस्या बहुत आयत थी, उसके बाद प्रोटीन की सेकंड जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है प्रोटीन की है। लेकिन अब धीरे धीरे हम देखते हैं तो हर चीज़, चाहे विटामिन डी है, चाहे कैल्शियम है, जब भी हम किसी पेशेंट का टेस्ट करवाते हैं तो उन हर किसी में लगभग कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मिलती है। मॉडर्न एलोपैथी में हर बीमारी को, जैसे कोई भी बीमारी लेके जाते हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक तरीके से, या तो सीधा ही
एंटीबायोटिक से शुरू कर दिया जाता है या फिर नेक्स्ट लेवल पे स्टेरॉइड्स पे डाल दिया जाता है। न्यूट्रिशन पे हमारे मॉडर्न जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम में न्यूट्रिशन पे काम बहुत कम किया जा रहा है और लोगों की खुद की अवेयरनेस भी ये नहीं है। उस वजह से जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिकेशंस की वजह से आप देखेंगे तो पिछले 10-15 साल में हेल्थ की कंडीशन में काफ़ी गिरावट आई है, जबकि 15 साल में देखें तो योग भी एक्टिव हुआ है, आयुर्वेद भी एक्टिव हुआ है, साइंस ने भी तरक्की की है, लेकिन उस तरक्की का किसी तरह से भी लाभ हमें मिलता हुआ नहीं दिख रहा। आज अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों के चारों ही किसी ना किसी तौर पर बीमार हैं, चाहे वो आपके घर में चाहे वो मेरे घर में है। आज कोई भी एक भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं हेल्दी हूँ कम्प्लीटली। दूसरा, जो हेल्थ शिफ्ट हुई है गांव से शहर की तरफ, 10 साल पहले 15 साल पहले माना जाता था कि गांव ज़्यादा हेल्दी हैं, शहर के लोग बीमार हैं, लेकिन अब उल्टा हो गया है। गांव की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि गांव में अवेयरनेस ना कल थी ना आज है। कल नेचुरल कंडीशन उनको सपोर्ट कर रही थी, वो हेल्दी थे। आज नेचुरल कंडीशन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो अनहेल्दी हो गए हैं। गांव में, शहरों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, लोग थोड़े से अवेयर हो गए हैं, तो वहाँ लोग थोड़ा सा फिर भी हेल्दी होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो शिफ्ट है ये हमें समझना पड़ेगा। ये जो हेल्थ की गिरावट है 15-20 साल की, इसको समझना पड़ेगा कि बिना सेल्फ अवेयरनेस के, बिना बेसिक हेल्थ एजुकेशन के हेल्दी होना, हेल्दी करना संभव नहीं है। चाहे सरकार कितनी पॉलिसीज़ ले आए, साइंस कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले, योग को हम कितना ही ज़ोर शोर से प्रचारित कर लें, लेकिन आज भी उसका जिस फॉर्म में उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए उस फॉर्म में वो अवेयरनेस नहीं हो पा रही है, और उस वजह से हेल्थ की कंडीशन रोज़ जो है वो गिर रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बात करूँगा, हर किसी का अपना थॉट है, हर किसी की अपनी थ्योरी है। कोई कहता है आपको एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, कोई कहता है आपको ऑयली फूड्स नहीं खाना चाहिए, कोई कहता है देसी घी खा सकते हैं आप, आयुर्वेदिक लोग जो आते हैं। तो भरोसा किस पे करे व्यक्ति, कैसे खाए, क्या रहन सहन हो, कैसा खाना पीना हो उसका? अभी अगर मैंने आपके एक सवाल का जवाब दिया कि ये 4 फैक्टर समझिए आप। डेमोग्राफी को पहले समझिए। डेमोग्राफी क्या है? हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, एक इंडिया का पार्ट साउथ इंडिया है। साउथ इंडियन फूड जिसमें ऑयल ना के बराबर होता है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ह्यूमिड है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ 3 तरह का मौसम है, सर्दी है, गर्मी है जो कि ड्राई है, एंड देन फिर बरसात का मौसम है जहाँ पर ह्यूमिडिटी होती। तीनों मौसम का खाना अलग है। पहले ये नेचुरल तरीके से तीनों हर मौसम में खाना बदल जाता था, जिस तरह की फसल होती थी उस तरह का हम खाना खाते थे। लेकिन अब क्योंकि फूड स्टोरेज कैपेसिटीज़ हमारी बढ़ गई हैं, ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट हो गया है, कहीं का खाना आज थाईलैंड का फ्रूट्स हमारी मंडी में बिक रहा है, अमेरिका का सेब हमारी मंडी में बिक रहा है, और हर मौसम में मिल रहा है वो। तो जो डेमोग्राफी जब से हमने, आप अगर जैसे आपने कहा कि तेल खाएं ना खाएं, आप डेमोग्राफी एक फैक्टर काउंट कीजिए। आप अगर यहाँ से उठ के साउथ इंडिया में चले जाएंगे और कहेंगे नहीं हम तो नॉर्थ इंडिया से, हरियाणा से आए हैं, दूध घी खाएंगे, तो शायद आप वहाँ जाके बीमार हो जाएंगे। और अगर यहाँ रह के आप बिल्कुल ऑयल फ्री खाना शुरू कर देंगे, ज़ीरो ऑयल कर देंगे, शायद आप यहाँ बीमार हो जाएंगे। दूसरा, आपकी एज फैक्टर्स। एज के हिसाब से अगर आप ओल्ड एज में जितना जाते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे करके ऑयल का जो क्वांटिटी है या फैट का जो क्वांटिटी है वो घटता चला जाता है, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी घटती चली जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ भी कम होती चली जाती हैं। बॉडी को एक्टिव रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वियर एंड टियर को बचाने के लिए उसको फैट चाहिए, ठीक है, और उसकी ग्रोथ के लिए उसको प्रोटीन चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती है इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट प्रोपोर्शनली कम होती चली जाती है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, जैसे कि देखा होगा हमने, खासकर बुज़ुर्गों में एक हैबिट्स होती है कि हम तो इतना घी खाते थे ज़माने में, और वो फिर घी खाना छोड़ नहीं सकते, खाते ही जाते हैं। तो एक एज तक तो वो फ़ायदा करता है या नुकसान नहीं करता, लेकिन एज के बाद वो नुकसान करना शुरू कर देता है। तो कोई भी थ्योरी ऐसी सेट नहीं है किसी के लिए कि घी नहीं खाना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है, या घी सबको खाना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपकी कंडीशंस को समझते हुए। तीसरा, आपकी हेल्थ क्या है। अगर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर बीमारी है, बीमारी हो सकता है टेम्परेरी स्टेज हो बीमारी की, बेबी इन्फेक्शियस है आपका, आज खांसी जुकाम हो गया, तो डेफिनेटली ठंडा खाना छोड़ देते हैं ना कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो गई है और उस प्रॉब्लम की वजह से कोई एक फूड स्टफ छोड़ना पड़े, या कोई एक न्यूट्रिशियस जो फैक्टर्स है वो छोड़ना पड़े, आपको फैट हो सकता है कम करना पड़े कुछ दिन के लिए, हो सकता है मीठा कम करना पड़े, आपको शुगर हो गया, आपको मीठा कम करना पड़ सकता है, ठीक है, आपको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको हार्ड फैट कम करना पड़े। सो health is the one condition. Now then the gender.
फीमेल्स में देखा जाता है, अगर खासकर अगर हम देखें फीमेल की जो हेल्थ है वो 40-45 साल के बाद गिरना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस स्टेज पे उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो जाती है, जबकि उनकी जो खाने की जो क्षमता है वो आधी रह जाती है। कि शरीर ज़्यादा मांग रहा है कैल्शियम, तो क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ और जॉइंट जो है वीक होना शुरू हो जाते हैं, थकान जो है हावी होना शुरू हो जाती है, उस वजह से कई बार वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से पर्टिकुलरली अर्ली जो एज है, जो सॉरी लेटर एज है, वहाँ पर हेल्थ कंडीशन गिरना शुरू हो जाती है। वो क्यों हुआ? क्योंकि एज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने न्यूट्रिशन को नहीं समझा, चेंज नहीं किया कुछ भी। हम क्या करते हैं पर्टिकुलरली, खासकर हरियाणा की जितनी कल्चर मुझे समझ है, यहाँ से जुड़े हुए हैं हम, यहाँ पर एक परिवार पूरी ज़िंदगी हर एज का आदमी एक ही तरह का खाना खाता है। एक स्टेज तक, आज से 10, 15, 20 साल तक तो वो थ्योरी कहीं ना कहीं सेट थी, क्योंकि हमारे खाने में न्यूट्रिशन अच्छा था, फिर भी शरीर कॉप अप करता था। अब खाने में न्यूट्रिशन बचा नहीं। पहले गांव में फ़ास्ट फूड की बात करें तो शायद किसी को पता भी नहीं था कि समोसा क्या होता है, कचौड़ी क्या होती हैं। आज वो कॉमन हो गया है। तो ग्लोबल फूड तो गांव में पहुंच गया है, लेकिन उस ग्लोबल फूड के साथ चेंज कैसे करें, कॉप अप कैसे करें, वो नहीं सीखा। उस वजह से हेल्थ कंडीशंस जो वर्स्ट हो गई हैं। मैं देखता हूँ कि गांव में घुटने ख़राब है तो 80% पॉपुलेशन के घुटने ख़राब हैं एक एज के बाद। तो जैसे आपने भी चर्चा किया अभी कि औरतों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, खासकर महिलाओं में 40 के बाद कैल्शियम की कमी की बात करें या कैसे भी, तो उसको कैसे कवर किया जा सकता है, रिकवरी कैसे हो उसकी, और कैसे बचा जा सकता है इस समस्या से? देखिए, न्यूट्रिशन को लेने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है हम रूटीन डाइट से लें, दूसरा तरीका है अगर डाइट से पूरी वो नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, तो उसको सप्लीमेंटेशन पॉइंट से जो है पूरी करें। डाइट में हम कैल्शियम की बात करें, दूध एक सोर्स है, लेकिन दूध में भी बहुत से लोगों को दूध आजकल पचता नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से किसी को एसिडिटी बन रही है या कोई और लैक्टोज किसी को इंटॉलरेंस है, तो वहाँ पर दूध कई बार हम बंद करवा देते हैं। उसके अलावा देन रागी एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, चना एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। अब रागी एक ऐसा अनाज है जो शायद हमारे नॉर्थ इंडिया में होता नहीं, तो किसी ने सुना भी नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ें शहर में लोगों को समझ में आने लगी, वहाँ पर मिक्स आटा खाते हैं, उसमें रागी डलवा लेते हैं। रागी में 70-80% कैल्शियम है। स्प्राउट्स हैं जो अगर हम कच्चा अनाज जितना भी खाते हैं, कच्चे अनाज में दालें हैं, वो कैल्शियम का रिसोर्सेज हैं। दाल कितनी हम खाते हैं वो देखना पड़ेगा। तो अगर हम या तो डाइटरी अपने आप को करेक्शन करें, उसकी डोज बढ़ा दें कैल्शियम वाले पोर्शन की, नहीं तो फिर हम सप्लीमेंट्स पे को यूज़ करें। 78% यूएस पॉपुलेशन सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सप्लीमेंट्स भी पर्टिकुलरली ना कोई बताने वाला है। सप्लीमेंट्स का मतलब है जिम में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं लोगों को खाना शुरू कर देते हैं, जो कि हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस हैं, क्योंकि वो पैरामेट्रिक तरीके से ही गलत हैं, ठीक है। लेकिन बॉडी बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा तो आज के दिन इन्हीं पे प्रेशर दिया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर कहा जाता है कि बॉडी बनाए 15 दिन में। ये दुर्भाग्य है हमारा, हम कह सकते हैं कि जो जितना भी फूड सप्लीमेंट्स हैं उस पर कोई भी रेगुलेशंस इंडिया में नहीं है। उन रेगुलेशंस की ना होने की वजह से वहाँ क्या क्या बिक रहा है, क्या दे रहे हैं, एक फैक्टर होता है आरडीए, जिसको हम रेगुलेटरी डाइटरी अलाउंस कहते हैं, जिसके ज़रिए से ये बताया जा गया है कि आपको और हमें कौन सा न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए, आपको विटामिन ए कितना चाहिए कैल्शियम डेली डाइट में। अगर आप ये जिम सप्लीमेंट्स उठा के देखें तो ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट से 100 टाइम्स तक उनके अंदर ज़्यादा है। कोई भी न्यूट्रिशन कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं तो 2 काम होते हैं, या तो शरीर उसको बाहर निकाल देगा, क्योंकि शरीर के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। और बार बार लेते रहेंगे तो हमारे 2 ऑर्गन्स को सबसे पहले डैमेज करता है, एक लीवर को और एक किडनी को, क्योंकि जो कुछ खाते हैं उसका प्रोसेस, उसका लोड, उसको डाइजेस्ट करने का लोड लीवर पे होता है, और उसको छान के शरीर से बाहर निकालने का लोड किडनी पे होता है। अगर कोई भी इस तरह का न्यूट्रिएंट्स आप एक लेवल से ज़्यादा ले रहे हैं तो टॉक्सिक हो जाता है, और धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं। अगर आप एक जनरल स्टडी कीजिए, कभी आप तो फील्ड में रहते हैं, एक ऐसे कोई पॉपुलेशन पकड़िए जो आज से 10-15 साल पहले जिम करते थे और इस तरह के सप्लीमेंट्स खाते थे, आज उनकी हेल्थ कंडीशन जानने की कोशिश कीजिए कभी आप। सबसे वर्स्ट हेल्थ कंडीशंस में हैं वो लोग। ये जो शॉर्टकट दिखाया जा रहा है, ये एक तरह से हमारी यंग पॉपुलेशन को ख़राब किया जा रहा है। करने का तरीका तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि किया जा रहा है। और यहाँ सिर्फ मैं भिवानी की बात नहीं कर रहा, हर जगह, क्योंकि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन्स के डिब्बों में स्टेरॉइड्स की गोलियाँ
वो लोग पीस के डालते हैं ताकि रिज़ल्ट जल्दी आएँ, और आजकल पब्लिक भी यही चाहती है रिज़ल्ट जल्दी आएँ, चाहे वो डॉक्टर से हों। डॉक्टर भी क्या करते हैं, और कई बार डॉक्टरों की भी मजबूरी है, डॉक्टर्स की भी। आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, अगर आपको ये कह के भेज दे कि आप सिंपल पानी पीजिए और सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखिए और 2 दिन में बुखार ठीक ना हो तो फिर आइए, तो शायद आप उस डॉक्टर को पागल कह के बाहर निकल जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। वो डॉक्टर अगर आपको सिर्फ एक पैरासीटामोल की गोली दे दे और वो कहे कि इससे भी बुखार ठीक ना हो तो फिर आइए, फिर मैं एंटीबायोटिक शुरू करूँगा, तो भी शायद आप उसको नहीं मानेंगे। आप तो उस डॉक्टर को कंसिडर करते हैं जो जाए इंजेक्शन लगा दे कि मैं उसकी दवाई मुझे सूट करती है, उस इंजेक्शन में चाहे कुछ भी हो। तो जो शॉर्टकट है, पब्लिक अवेयरनेस, यही इसी की कमी है खासकर, कि जो शॉर्टकट आपके हमारे अंदर, हम बीमारी का को समझ नहीं रहे, शरीर उसके ऊपर क्या एक्ट रिएक्ट करता है उसको समझ रहे, उसका कोई प्रोग्राम ना सरकार की तरफ से चलता है, ना हमें कोई उसकी हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, और धीरे धीरे फिर उसी इम्पेशेंट्स को फिर कमर्शियल फॉर्म में देन हेल्थ प्रैक्टिशनर, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे हम सो कॉल्ड जिम प्रैक्टिशनर्स हैं, उसका यूज़ करते हैं, और फिर डेफिनेटली अनएथिकल और जो शायद हेल्थ प्रोटोकॉल से बाहर की चीज़ें हैं उनको फॉलो करवाते हैं। 5, 7, 10 साल तो निकल जाते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ के बहुत तुरंत नहीं आते हैं, इट टेक्स टाइम, और उस तब तक कोई नई प्रैक्टिस आ जाती है फिर उसके ऊपर पीछे लग जाते हैं। तो दिस इज़ गोइंग ऑन, ये एक विशियस साइकिल है और अल्टीमेटली सफ़र पब्लिक करती है। डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बीमारियों का और बड़ी बीमारियों की चर्चा की है जो कि हिंदुस्तान में हर घर में या पड़ोसी के पास मिल ही जाती है। डायबिटीज़ की बात की आपने, हार्ट फेलियर की बात की, और उसके साथ आपने कैंसर की बात की। हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे इससे समाज ग्रसित है और उससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये बीमारियाँ टोटल खाने पीने से ही ज़्यादा फैलती हैं। जहाँ तक कैंसर की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो विटामिन समझ में आते हैं, मिनरल समझ में आते हैं, प्रोटीन समझ में आता है, फैट समझ में आता है, लेकिन एक कैटेगरी होती है जिसको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्रेश हर्ब्स में ही मिलते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिशंस हैं जो पर्टिकुलरली हमारी बॉडी के अंदर होने वाले डिजेनरेटिव चेंजेस को रोकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो डेवलप करते हैं, फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं, और यही कारण होते हैं कैंसर को बनने के मुख्यतः। अगर हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स का सेवन लगातार करें, फाइटोन्यूट्रिएंट से मतलब है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में भी जो डार्क कलर में हों, कलर कंडीशंस को हम 2 तरीके से डिवाइड करें, वाइट टू ब्लैक, ऊपर वाइट नीचे ब्लैक। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं अगर वो टूवर्ड्स द ब्लैक कलर की हैं, टूवर्ड्स द ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक तो नहीं हो सकती बट टूवर्ड्स द ब्लैक, वो उतनी ही हेल्दी है। और जितनी वो चीज़ टूवर्ड्स द वाइट है वो उतनी ही सेहत के लिए नुकसानदायक है। टूवर्ड्स द वाइट में चीनी है, नमक है, मैदा है, या जितने भी चावल हैं या और फ्रूट्स वेजिटेबल में जो टूवर्ड्स द वाइट है, जो सफ़ेद, जितने ज़्यादा सफ़ेद हैं वो उतने ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है और कैंसर कारक हैं। जो जितने टूवर्ड्स द ब्लैक हैं वो उतने ही आपके लिए हेल्पफुल हैं और एंटी कैंसरियस हैं। ब्लैक की बात करेंगे तो हम कौन से शामिल रहेंगे इसमें? आप जितने भी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, आप जो डार्क कलर में हम बात करें, टमाटर की बात करें, देन ग्रीन्स, जो चाहे वो लाल है, देन पीला है, देन हरा है, देन बैंगनी है, देन पर्पल है, ऑल टूवर्ड्स द ब्लैक, वो बेटर है बॉडी के लिए। उसमें अनाज भी वैसे ही हैं आजकल, ब्लैक राइस, जो ना पर्पल व्हीट, ब्लैक व्हीट, ये बहुत पर्टिकुलरली क्योंकि अब सुपर फूड्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो सेहत को कम से कम नुकसान पहुंचाएं या ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएं, उन पर स्टडीज़ चल रही है और स्टडीज़ में यही निकल के आया है कि जितनी बेरीज़ हैं वो सारी की सारी फुल ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो हमें कैंसर और उसके जैसे होने वाली बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की बात आई थी हमारी। हार्ट फेलियर की वजह से कुछ दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट देखी किसी साथी की, 20 साल के लड़के की डेथ हुई हार्ट फेल के वजह से। तो क्या उसके ऊपर भी खाना ही निर्भर था? क्या वजह रही होगी या क्या वजह रहती हैं हार्ट अटैक? देखिए, हार्ट को अटैक हो या कोई भी दूसरी बीमारी भी हो, उसकी कोई एक वजह कभी नहीं होती है। और आपने ठीक कहा, पहले खासकर हार्ट अटैक हमें लगता था कि बुज़ुर्गों की बीमारी है, बुज़ुर्गों को होते हैं, लेकिन अब ऐसी कोई एज नहीं है कि जिस एज में का कोई केस हमें ना मिल जाए। ठीक
ठीक है, उसके कई कारण हैं। डाइट एक नंबर का कारण है। जो स्ट्रेस है, आज पहले तनाव या डिप्रेशन शायद एक एज तक तो हमें पता भी नहीं होता था कि चीज़ें होती क्या हैं, और अब आज शायद 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को भी स्ट्रेस में आप देख पाएंगे। जो लगातार जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, उससे पर्टिकुलरली बॉडी, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस में रहते हैं बॉडी में उतने ज़्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं, और जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स बनते हैं बॉडी के इंटरनल स्टिफनेस इंक्रीज होती है। अब हार्ट अटैक के जो मुख्यतः कारण, हार्ट अटैक होता कैसे, 1 मिनट में आपको ब्रीफ करूंगा। एक आम आदमी को लगता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होती है और उस वजह से खून रुक जाता है और हार्ट फेल हो जाता है। अब वो ब्लॉकेज भी 2 वजहों से होती है, सिर्फ हमेशा फैट से नहीं होती, वो कैल्सिफिकेशन की वजह से भी होती है। दूसरा, छोटी मोटी ब्लॉकेज तो कोई भी करवाएगा, सब में मिलेंगे। प्रॉब्लम इज़ देयर कि जब हम एक चीज़, एक कंडीशन कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसमें हमारी वेन्स हैं, जो आर्टरीज़ हैं, वो स्टिफ हो जाती हैं। जैसे कि सर्दी में आपके पानी का पाइप देखा है कि वो जो है अकड़ जाता है, अगर उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करो, फैलाने की कोशिश तो फट जाता है। तो ऐसे ही जो हमारा लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज ना करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड पे रहना, अल्कोहल कंज्यूम करना, ओवर स्मोकिंग करना, इसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज़ में जो आर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब वो स्टिफ हो जाती हैं। कभी भी किसी कारणवश अगर एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होए, वो किसी एथलेटिक के एकदम भागना पड़ा, या एकदम कोई ऐसी न्यूज़ हमने सुन ली, कोई भी खुशी की, गम की, शॉकिंग की, एकदम पल्पिटेशन बढ़ गई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। जब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, डेफिनेटली योर ब्लड नीड द एक्स्ट्रा स्पेस टू रन अप। तो हमारी जो पर्टिकुलर हेल्दी कंडीशन, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन होता रहता है। लेकिन वहाँ पर ना हो तो एक बैक प्रेशर बनता है हार्ट की तरफ, जिसकी वजह से भी कई बार हार्ट फेल होता है। अब हार्ट में 2 तरह की मेन आर्टरीज पर्टिकुलरली होती हैं। एक जो आर्टरीज जो बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, और एक आर्टरीज वेन्स छोटे छोटे होते हैं जो खुद जो है हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, क्योंकि हार्ट भी ऑर्गन, उसको ब्लड चाहिए, ठीक है, जिसको हम कॉरोनरी, जो मैक्सिमम केसेस में आपको CAD एक टर्म्स मिलता है, कॉरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स। जो कॉरोनरी आर्टरीज हैं पर्टिकुलरली वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए होती हैं। अगर पर्टिकुलरली आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है, हार्ट हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, या तो आपने 0 फैट खाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं, ओमेगा फैट आप ले नहीं रहे हैं, हेल्दी फैट आप ले नहीं रहे हैं। फ़ैट में भी कई कैटेगरीज हैं, तो इट्स लंबा चैप्टर होगा, उसमें एक हेल्दी फैट है, एक अनहेल्दी फैट है। अगर आप अनहेल्दी फैट खाए जा रहे हैं, हेल्दी फैट नहीं खा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी हार्ट मसल्स भी वीक हो जाती हैं, ठीक है। और उसको जो ब्लड सप्लाई वाली जो वो बहुत बारीक सी आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर जो है वो क्लॉटिंग होती रहती है। जनरल क्लॉटिंग होती रहती है, नेचर ने बहुत सारी बना रखी हैं, अपने आप बाईपास भी होता रहता है। तो कॉरोनरी आर्टरी की वजह से भी फेलियर, हार्ट फेल हो सकता है। एज ए मसल वीकनेस, एज एन होल हार्ट वीक हो, ठीक है, उसकी प्रॉपर पंपिंग ना हो रही हो, वॉल में कोई, उसकी वजह से भी हो सकता है। हमारी आर्टरीज़ के स्टिफ होने की वजह से भी हो सकता है। हमारी किसी एक आर्टरी को, मेजर आर्टरी का ब्लॉक होने की वजह से भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक के बहुत वेरियस रीजन्स हैं। स्पोर्ट्समैन जो ज़िंदगी भर स्पोर्ट्स जिन्होंने किया, वो भी हार्ट अटैक से ट्रैक में गिरे मिले हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो पूरी ज़िंदगी जिन्होंने एक्सरसाइज की, उनको हार्ट अटैक आ गया, इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। सो कोई एक रीज़न्स इसका नहीं है। इसलिए इन बीमारियों को हम कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, मनोशारीरिक रोग, कि जहाँ पर सिर्फ शरीर का दोष नहीं है, मन का दोष भी होता है। और मन का दोष पकड़ने की मशीनें कम हैं, मन का दोष दूर करने की दवाइयाँ भी कम हैं। इसलिए इन बीमारियों को फिर हम कह देते हैं ला इलाज, कि शुगर हो गया, ला इलाज बीमारी है। अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी, ला इलाज बीमारी है। मेडिकल साइंस ला इलाज उनको मानती है जिन बीमारियों में मन और शरीर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। और मेडिकल साइंस को पता है कि हम शरीर को तो कुछ भी कर सकते हैं, काट सकते हैं, बदल सकते हैं, चीर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, सब, मन का कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोबारा से जो योग, आयुर्वेद, इन प्रैक्टिसेस पे दुनिया लौट रही है, क्योंकि योग, आयुर्वेद तो मन और शरीर दोनों के लिए बने हुए थे। हज़ारों साल पहले इस चीज़ को शायद मान लिया होगा उस टाइम के साइंटिस्ट कहें या ऋषि मुनि कहें, कि शरीर जो है वो एक टुकड़े में ना बीमार होता है, ना एक टुकड़े में ठीक होता है। या तो पूरा शरीर बीमार है या पूरा शरीर हेल्दी है। सो उस थ्योरी को लेकर के, चाहे वो 20 साल का लड़का हो, चाहे वो 60 साल का बुज़ुर्ग हो, दोनों के लिए लाइफस्टाइल उतना ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए डाइट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, और दोनों के लिए मन की हेल्थ और शरीर की हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। दोनों के लिए खुश रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में हमारा इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा। लास्ट में हम
ये चर्चा करेंगे कि एक आम आदमी आपसे काउंसलिंग लेना चाहता हो, ट्रीटमेंट लेना चाहता हो, तो कैसे वो मीट कर सकता है। अगर नियर बाई हमारे भिवानी का हो, लोकल हरियाणा से हो, तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर आपका या फिर कहाँ मिल सकता है। और आम आदमी के लिए सबसे बड़ी बात आ जाती है कि कितना कॉस्टली रहेगा ये ट्रीटमेंट, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आम आदमी की जेब पर कितना भारी पड़ता है, वो बताएं। आजकल हमारा एक मुहिम चल रहा है जिसमें मैंने 18 साल के अनुभव के बाद ये सीखा है कि लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। और हमसे जुड़ने के बहुत सारे माध्यम हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते रहते हैं जहाँ पर हम लोगों को सिर्फ जागरूक करते हैं कि किस तरह से आप हेल्दी रहें। ऑफलाइन में अभी भिवानी के आसपास हमारा कोई सेंटर एज इट इज़ नहीं है, बट फरीदाबाद हमारा सेंटर है, गुड़गांव दिल्ली सेंटर से उन पर संपर्क किया जा सकता है। हमारे सेंटर्स के नंबर से पे डायरेक्ट कोई कॉल करके भी हमसे सलाह लेता है तो हम अवेलेबल रहते हैं कॉल पे भी। कोई किसी को जनरल किसी की हेल्थ है जो फ़ोन पे सॉल्व हो सकती है तो उसमें 9818008533 पे कॉल करके या 9818004035 पे कॉल करके या फिर हमारा टोल फ्री नंबर भी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लगा दीजिएगा। उस पर कॉल करके किसी भी तरह की सलाह हमसे ली जा सकती है। हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पे भी हमारा एक पेज है जिस पे लगातार हमारे इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करके या उनसे जुड़ करके भी कुछ बेसिक हेल्थ टिप्स जो हम देते रहते हैं। क्योंकि हमारा एक मेन जो प्रोग्राम मुहिम ये है कि लोगों की हेल्थ उनके अपने हाथ में हो। 80% बीमारियां या 90% बीमारियां मैं कहूँगा थोड़ी सी अवेयरनेस ऐड करके या तो उनसे बचा जा सकता है, या फिर अगर किसी को हैं तो उनको आप अपने आप भी ठीक कर सकते हैं। 10% ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस की ज़रूरत है, या जिसमें एक स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, किसी एक एक्सपर्ट केयर की ज़रूरत है। उनके लिए आप हमसे किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, जो डिटेल्स हमने बताई हैं आपको। डॉक्टर साहब, वो जो भय वाली बात मैंने की थी आम आदमी की जेब वाली, ये एलोपैथी से सस्ता रहता है, महंगा रहता है, कैसा? सी डेफिनेटली सस्ता रहता है। सस्ता ये होता है कि एक चीज़ आप बाज़ार से ख़रीदने गए हैं, आपने 100 रुपये खर्च किए लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिली। दूसरी चीज़ दूसरी जगह पे गए, हो सकता है कि 100 रुपये ही खर्च किए लेकिन आपको मिल गई, तो आप किसको सस्ता कहेंगे? जो मिल गई उसको ही सस्ता कहेंगे, जिस हमने मिली ही नहीं। तो मॉडर्न एलोपैथी मैंने कहा है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए अच्छी है। अगर आप इमरजेंसी है कोई अभी, तो डेफिनेटली यू शुड गो टू ए हॉस्पिटल। अगर आपको इतना भयंकर पेन है तो मैं भी अगर लिखूँगा तो आपको कोई मेडिसिन ही लिखूँगा। लेकिन अगर किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं या जो हमारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें मॉडर्न एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो इसलिए सस्ते महंगे का तो सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन फिर भी डेफिनेटली आयुर्वेदा है या अल्टरनेटिव जितने भी रूट्स हैं, मेथड्स हैं, वो उससे सस्ते भी होते हैं। दूसरा, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी पैदा नहीं करते हैं, ज़िंदगी भर आपको दवाइयों का मोहताज नहीं रखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो हर लिहाज से सस्ते हैं। तो आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर कुमार थे जो कि दिल्ली में अपना सेंटर चलाते हैं, लाइफस्टाइल काउंसलिंग रहती है उनकी, उनके सेंटर्स चलते हैं। आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज जो जनजीवन की व्यवस्था है, वातावरण की वजह से और खान पीन की वजह से जितनी डिजीज़ भी पैदा हो रही हैं वो सब हमारे पेट से शुरू होती हैं। उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें अपना जो डेली का हमारा रूटीन है वो बदलना होगा, खाने पीने का रूटीन है वो बदलना होगा। बाकी जो भी बड़ी डिजीज़ हैं, आप डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर और उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स डाल दिए हैं, आप विज़िट कर सकते हैं इनके सेंटर्स पर। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ऐसे अपडेट के लिए। धन्यवाद।